हम अक्सर ये मान लेते हैं ना कि मतलब किसी अरबपति या किसी बहुत बड़े एथलीट के पास कोई जन्मजात फायदा होता है। हाँ, लोगों को लगता है कोई जेनेटिक लॉटरी लगी है। बिल्कुल। जब हम उनकी सफलताओं की चकाचौंध देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे उनके पास कोई जादुई शक्ति है जो उन्हें एकदम अजेय बढ़ाती है। लेकिन अगर हम उस आवरण को हटाकर देखें ना, तो सच्चाई बहुत अलग है। हाँ, और थोड़ी हैरान करने वाली भी। मतलब एक संघर्ष करते हुए उद्यमी और एक अरबपति के बीच का असली अंतर शायद उनका अपना बिस्तर लगाना या कोई खास तरह की चाय पीना हो सकता है। सही कहा, ये बहुत ही आम सी लगने वाली चीजें हैं। तो आज के इस गहराई से किए गए विश्लेषण में हम टिम फेरिस की किताब टूल ऑफ टाइटन्स के पन्नों में उतर रहे हैं। हमारा मिशन ये समझना है कि इन दिग्गजों की आदतों में वास्तव में क्या समानताएं हैं। हाँ, और हम केवल ये नहीं देखेंगे कि वे क्या करते हैं, बल्कि उसके पीछे का विज्ञान और वो क्यों करते हैं ये भी समझेंगे। बिल्कुल, तो शुरुआत करते हैं। देखिए, ये भ्रम बहुत आम है कि सफलता किसी रहस्यमयी प्रतिभा का नतीजा है। टूल ऑफ टाइटन्स का जो डेटा है ना, वो इस बात को पूरी तरह खारिज करता है। हाँ, मैंने भी देखा। कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है वहाँ। एकदम नहीं। जब हम इन सैकड़ों साक्षात्कारों का विश्लेषण करते हैं तो हमें बहुत ही सांसारिक और दोहराए जाने वाले सिस्टम मिलते हैं। मतलब वो हर दिन अपने शरीर और दिमाग को कैसे चलाते हैं, सब इसी पर निर्भर है। बिल्कुल, ये छोटे छोटे परफॉर्मेंस एनहांसिंग डिटेल्स हैं। तो शुरुआत दिन के पहले हिस्से से करते हैं, सुबह की दिनचर्या। किताब का एक बड़ा हिस्सा इसी बात पर है कि ये दिग्गज अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं। हाँ, टिम फेरिस ने खुद के लिए 5 नियमों की एक सुबह की दिनचर्या बनाई है। वो 5 नियम कौन थे? पहला नियम है अपना बिस्तर लगाना। अच्छा, बस इतना ही। हाँ, सुनने में छोटा लगता है। फिर उसके बाद 10 से 20 मिनट का ध्यान, मेडिटेशन, और फिर शरीर के नर्वस सिस्टम को जगाने के लिए 5 से 10 बार कोई हल्का व्यायाम, जैसे कुछ पुशअप्स कर लिए। हाँ, ताकि शरीर थोड़ा एक्टिव हो जाए। बिल्कुल। इसके बाद वो अपनी एक खास तरह की चाय बनाते हैं, जिसे वो टाइटेनियम टी कहते हैं, और अंत में 5 मिनट जर्नल लिखते हैं, जिसमें वो आभार या ग्रैटिट्यूड व्यक्त करते हैं। मतलब ये 5 काम। लेकिन क्या हर दिन ये सब हो पाता होगा? यही तो दिलचस्प बात है। फेरिस का कहना है कि अगर इन 5 में से 3 काम भी हो जाएं, तो वो सुबह सफल मानी जाती है। ये तो काफी प्रैक्टिकल है। लेकिन इन 5 कदमों के पीछे का कोई विज्ञान भी है क्या? हाँ, इसका तंत्रिका विज्ञान या न्यूरोसाइंस समझना बहुत जरूरी है। बिस्तर लगाना केवल एक काम नहीं है। तो फिर क्या है? ये इंसान के दिमाग को दिन की पहली छोटी जीत का संकेत देता है। इससे दिमाग में डोपामीन रिलीज होता है। अरे वाह, मतलब दिन की शुरुआत ही एक अचीवमेंट के साथ। बिल्कुल। और अगर उस टाइटेनियम टी की बात करें तो वो कोई साधारण चाय नहीं है। हाँ, उसमें कुछ खास मिलाते हैं ना वो? हाँ, उसमें पुए, चाय, ग्रीन टी, हल्दी और अदरक का मिश्रण होता है। पुए चाय क्या होती है? ये एक फर्मेंटेड चाय है जो गट हेल्थ यानी आंतों के लिए बहुत अच्छी है। और ग्रीन टी में एल्थेनाइन होता है जो कैफीन वाली ऊर्जा को बिना घबराहट के लंबे समय तक बनाए रखता है। अच्छा, मतलब वो कॉफी वाला क्रैश नहीं होता? एकदम सही। और हल्दी और अदरक शरीर की सूजन को कम करते हैं। तो ये सिर्फ एक गर्म ड्रिंक नहीं है, ये फोकस बनाए रखने का एक बायोकेमिकल टूल है। ये तो बहुत ही मतलब व्यावहारिक दृष्टिकोण है, और इसी शारीरिक दृष्टिकोण को टोनी रॉबिन्स एक अलग स्तर पर ले जाते हैं ना, जिसे वो प्राइमिंग कहते हैं। हाँ, टोनी रॉबिन्स का तरीका और भी इंटेंस है। उनका एक स्पष्ट नियम है, स्टेट, स्टोरी, स्ट्रैटेजी। वो अपनी सुबह की शुरुआत बर्फीले ठंडे पानी के स्नान से करते हैं। बाप रे, ठंडे पानी का प्लंज। हाँ, उसके बाद वो सांस लेने के कुछ खास व्यायाम और विजुअलाइजेशन करते हैं। देखिए, टोनी रॉबिन्स का यह तरीका पूरी तरह से बायोलॉजी पर टिका है। जब कोई बर्फीले पानी में छलांग लगाता है तो वो वेगस नर्व को अचानक झटका देता है। तो इससे क्या होता है? इससे शरीर किसी भी सुस्त या तनावग्रस्त स्थिति से तुरंत बाहर आ जाता है। रॉबिन्स का सिद्धांत है कि अगर शरीर सुस्त है, यानी इंसान का स्टेट कमजोर है, तो उसका दिमाग जो स्टोरी या कहानी गढ़ेगा वो भी निराशावादी ही होगी। और एक नेगेटिव कहानी के साथ कोई भी अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं बन सकती। बिल्कुल। शरीर की स्थिति बदलते ही दिमाग का रसायन बदल जाता है। इंसान चुनौतियों का सामना करने के लिए एकदम तैयार हो जाता है। वाकई। लेकिन लिंक्डइन के जो सह संस्थापक हैं रीड हॉफमैन, उनका तरीका इन सबसे थोड़ा अलग लगा मुझे। हाँ,
उनका फोकस दिमाग के अवचेतन हिस्से पर ज्यादा है। वो रात को सोने से पहले अपने अवचेतन मन को एक जटिल समस्या दे देते हैं और सुबह उठते ही बिना फोन देखे या ईमेल चेक किए सबसे पहले उसी पर काम करते हैं। ये बहुत पावरफुल है। मुझे तो ये सब देखकर ऐसा लगता है कि जैसे हम किसी कंप्यूटर के बूट सीक्वेंस की बात कर रहे हों। जैसे कंप्यूटर को सही से चलने के लिए कुछ स्टार्टअप प्रोग्राम्स चलाने पड़ते हैं ना। ये एनालॉजी बिल्कुल सटीक है। लेकिन यहाँ मुझे एक बात खटकती है। मतलब अगर कोई ग्लोबल कंपनी का सीईओ सुबह उठकर 2 घंटे तक अपना फोन नहीं देखता, ईमेल इग्नोर करता है, तो क्या ये गैर जिम्मेदाराना हरकत नहीं है? व्यापार में तो हर सेकंड कीमती होता है। सतह से देखने पर यह गैर जिम्मेदाराना लग सकता है, लेकिन गहराई में देखें तो ये सबसे रणनीतिक कदम है। वो कैसे? जब कोई सुबह उठते ही अपना ईमेल खोलता है ना, तो वो असल में दूसरों के टू डू लिस्ट पर काम करना शुरू कर देता है। मतलब वो रिएक्टिव मोड में चला जाता है। बिल्कुल। दुनिया तय कर रही होती है कि उसे किस बात पर ध्यान देना है, जबकि हॉफमैन और बाकी दिग्गज जो कर रहे हैं वो प्रोएक्टिव होना है। वो अपने पहले कुछ घंटों को बचा रहे हैं। हाँ, ताकि वे उन बड़ी समस्याओं को सुलझा सकें जो उनके व्यवसाय की दिशा तय करती हैं, न कि ईमेल इनबॉक्स की छोटी-मोटी आग बुझाने में समय बर्बाद करें। सही बात है। तो सुबह की ये दिनचर्या एक बहुत ही मजबूत आधार तैयार कर देती है। लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब ये आधार वास्तविक दुनिया से टकराता है। बिल्कुल। जब चीजें प्लान के हिसाब से नहीं होती, तो ये दिग्गज फेलियर या असफलता का सामना कैसे करते हैं? यही सबसे बड़ा फर्क है। किताब में ये बहुत साफ उभर कर आता है कि वे लक्ष्यों के पीछे उस तरह से नहीं भागते जैसे आमतौर पर हमें सिखाया जाता है। हाँ, मैंने देखा डिल्बर्ट कॉमिक के जो रचयिता हैं स्कॉट एडम्स, उनका एक बड़ा दिलचस्प दर्शन है। वो कहते हैं हारने वाले लोग लक्ष्य बनाते हैं, जीतने वाले लोग सिस्टम बनाते हैं। ये बहुत गहरी बात है। लक्ष्य की बहुत बड़ी खामी है। वो क्या? लक्ष्य एक ऐसी स्थिति है जहां इंसान तब तक खुद को असफल महसूस करता है जब तक वो उस लक्ष्य को पा नहीं लेता। और पा लिया तो उसके बाद क्या करना जो हमेशा काम आए। हाँ, जिसे स्किल स्टैक कहते हैं। एडम्स दुनिया के सबसे बेहतरीन चित्रकार नहीं थे, ना ही सबसे महान लेखक थे और ना ही सबसे बड़े बिजनेस एक्सपर्ट थे। लेकिन उन्होंने इन तीनों में खुद को टॉप 20% में ला खड़ा किया। बिल्कुल। इन तीनों का जो संगम था ना, वही उनका सिस्टम था। अगर डिल्बर्ट कॉमिक फेल भी हो जाती तो भी उनका ये सिस्टम किसी और प्रोजेक्ट में काम आ जाता। अच्छा, एडम्स ने अपने सिस्टम का एक बहुत ही रोचक हिस्सा शेयर किया है, उनका एफर्मेशन या संकल्प का अभ्यास। वो दिन में 15 बार एक ही वाक्य लिखते थे ना? हाँ, किसी मेंसा सदस्य ने उन्हें सलाह दी थी और वो दिन में 15 बार लिखते थे, मैं एक सिंडिकेटेड कार्टूनिस्ट बनूंगा। सुनने में ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसा लगता है। हाँ, मुझे भी कोई जादू टोना ही लगा पहले। लेकिन ये जादू नहीं है, ये पूरी तरह से न्यूरोलॉजी है। अच्छा, कैसे? दिमाग के एक हिस्से को रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम या RAS कहते हैं। इंसान का दिमाग हर सेकंड करोड़ों सूचनाओं का सामना करता है और उसे पागल होने से बचाने के लिए ये RAS एक फिल्टर की तरह काम करता है। बिल्कुल। ये केवल उन्हीं चीजों को अंदर आने देता है जो हमारे लिए जरूरी हैं। इसे कॉकटेल पार्टी इफेक्ट से भी समझ सकते हैं। वो क्या होता है? जैसे किसी बहुत शोरगुल वाले कमरे में अगर कोई धीरे से भी आपका नाम ले तो वो तुरंत सुनाई दे जाता है, क्योंकि दिमाग ने उस नाम के लिए फिल्टर लगाया हुआ है। अरे वाह! तो एडम्स जब 15 बार अपना संकल्प लिख रहे थे तो वो अपने RAS को प्रोग्राम कर रहे थे। एकदम सही, ताकि उनका दिमाग उस भारी भीड़ में से उन खास मौकों, लोगों और विचारों को पहचान सके जो उन्हें कार्टूनिस्ट बनने में मदद करेंगे। ये तो समझ में आता है, सिस्टम बनाना और अफसरों के लिए दिमाग को प्रोग्राम करना। लेकिन यहाँ किताब के अंदर ही ना एक बहुत बड़ा विरोधाभास खड़ा होता है। कैसा विरोधाभास? देखिए, स्टार्टअप की दुनिया का सबसे फेमस मंत्र है फेल फास्ट, मतलब जल्दी असफल हो और सीखो। हाँ, बहुत बोला जाता है। और स्कॉट एडम्स भी कह रहे हैं कि सिस्टम ऐसा बनाओ कि फेल होकर भी कुछ सीख सको। लेकिन दूसरी तरफ पेपैल के जो को-फाउंडर हैं पीटर थील, हाँ, उनका नजरिया बिल्कुल अलग है। उनका साफ कहना है कि असफलता को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। थील के हिसाब से तो असफलता से कुछ सीखा ही नहीं जा सकता, वो सिर्फ एक त्रासदी है। ये तो बिल्कुल उल्टी बात हो गई। वही तो। क्या फेल फास्ट का मंत्र एक झूठ है? सुनने वालों के लिए ये तो बहुत कंफ्यूजिंग है, इसे कैसे समझा जाए? देखिए, पीटर थील जिस बात की ओर इशारा कर रहे हैं ना, उसे दर्शन शास्त्र में ओवर डिटर्मिन्ड फेलियर कहा जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? थील का तर्क है कि जब कोई बिजनेस फेल होता है तो उसके पीछे कोई एक कारण नहीं होता।
शायद प्रोडक्ट खराब था, शायद मार्केटिंग गलत थी, शायद टाइमिंग सही नहीं थी, या टीम में झगड़े थे। मतलब इतने सारे कारण हो सकते हैं कि पता ही नहीं चलता असली गलती कहाँ हुई। बिल्कुल, इसलिए वहां से कुछ भी ठोस सीखना लगभग नामुमकिन हो जाता है। आज के समय में असफलता को जो एक मेडल की तरह पहना जाने लगा है ना, थील बस उसका विरोध कर रहे हैं। तो फिर थील और एडम्स के विचारों को हम एक साथ कैसे देख सकते हैं? एक कह रहा है कि विफलता एक त्रासदी है और दूसरा कह रहा है कि विफलता के लिए सिस्टम तैयार रखो। दोनों अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, बस उनका दायरा अलग है। वो कैसे? थील ये चेतावनी दे रहे हैं कि असफलता का महिमा मंडन मत करो। किसी भी काम को ये सोचकर शुरू मत करो कि फेल हुए तो कोई बात नहीं। मतलब तैयारी इतनी तगड़ी होनी चाहिए कि फेल होने का ऑप्शन ही ना रहे। हाँ, जैसे स्पेसएक्स का मंगल ग्रह का मिशन। वहीं स्कॉट एडम्स ये मान के चल रहे हैं कि दुनिया बहुत अनिश्चित है। हाँ, बाहर की चीजें तो हमारे कंट्रोल में नहीं है। बिल्कुल, चाहे कितनी भी तैयारी कर ली जाए, कोई अनपेक्षित झटका लग सकता है। इसलिए एडम्स कहते हैं कि इंसान के पास ट्रांसफरेबल स्किल्स का एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि अगर वो गिरे भी तो कुछ नया सीख कर उठे। मतलब अगर मैं संक्षेप में कहूँ तो थील के तरीके से असफलता से बचने की योजना बनानी चाहिए और एडम्स के तरीके से झटकों को सहने का सिस्टम बनाना चाहिए। परफेक्ट समरी है ये। दोनों का अंतिम लक्ष्य जोखिम को कम करना ही है। ये एक बेहतरीन संतुलन है। अब सोचिए, सुबह का सख्त बूट सीक्वेंस बनाना, हर दिन सिस्टम पर काम करना और पीटर थील जैसी त्रासदियों से बचने का भारी दबाव झेलना। ये आसान नहीं है। बिल्कुल नहीं। इस सब के लिए एक बहुत ही मजबूत मानसिक संतुलन चाहिए और यहाँ किताब एक चौंकाने वाला आंकड़ा पेश करती है। हाँ, वो 80% वाला आंकड़ा ना? हाँ, साक्षात्कार किए गए 80% से अधिक सफल दिग्गजों के पास एक ही मास्टर टूल है जो उनकी दिनचर्या का अटूट हिस्सा है। और वो टूल है ध्यान या माइंडफुलनेस। ये आंकड़ा अपने आप में बहुत कुछ कहता है। बिल्कुल। जब दुनिया के सबसे व्यस्त लोग, जिनके समय की कीमत करोड़ों में है, वो हर दिन चुपचाप बैठने के लिए समय निकालते हैं, तो ये कोई टाइम पास नहीं हो सकता। हाँ, ये उनके प्रदर्शन की एक मूलभूत आवश्यकता है। अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की कहानी इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। अर्नोल्ड, हम तो उन्हें एक एक्शन हीरो मानते हैं। हाँ, लेकिन 1970 के दशक में जब उनके करियर ने उड़ान भरी, तो अचानक आए इस भारी दबाव ने उन्हें गंभीर एंजाइटी का शिकार बना दिया था। बाप रे! फिर उन्होंने क्या किया? तब उन्होंने ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन या टीएम का अभ्यास शुरू किया। 1 साल तक दिन में 2 बार 20-20 मिनट। अर्नोल्ड का कहना है कि उस 1 साल के अभ्यास ने उनके दिमाग की वायरिंग पूरी तरह बदल दी। तो ये जो ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन है, ये बाकी ध्यान से अलग कैसे है? इसमें इंसान अपने दिमाग को पूरी तरह से खाली करने की कोशिश नहीं करता, बल्कि एक मंत्र का उपयोग करता है। करने की ताकत मिली। वो तो जिम में बाइसेप्स या चेस्ट की कसरत को भी एक मूविंग मेडिटेशन की तरह करते हैं। मतलब कसरत करते हुए भी ध्यान? ये तो गजब है। और गूगल के जो शुरुआती कर्मचारी हैं, चेडे मैंग टैन, उन्होंने तो इस माइंडफुलनेस को और भी आसान बना दिया है। हाँ, मैंग की 3 टिप्स बहुत ही प्रैक्टिकल हैं। पहली टिप है एक दोस्त बनाएं, यानी बड़ी सिस्टम, ताकि निरंतरता बनी रहे। और दूसरा नियम मुझे बहुत दिलचस्प लगता है, अपनी क्षमता से कम अभ्यास करें। हाँ, ताकि ये कोई बोझ ना लगे। बिल्कुल, अगर 10 मिनट ध्यान कर सकते हैं तो सिर्फ 5 मिनट करें। और उनका तीसरा नियम है दिन में कम से कम 1 सांस सचेत होकर लें, मतलब 1 ब्रेथ अ डे। ये नियम बताता है कि समय की कमी का बहाना नहीं चलेगा, ये कंसिस्टेंसी का खेल है। लेकिन मिंग की एक तकनीक है जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है, जस्ट नॉट गॉन तकनीक। हाँ, ये जस्ट नॉट गॉन असल में बौद्ध दर्शन पर आधारित है। वो कैसे काम करती है? आमतौर पर जब इंसान को दर्द होता है या कोई भी नेगेटिव विचार आता है, तो उसका पूरा ध्यान उस दर्द के चरम पर होता है। वो उसी में फंसा रहता है। लेकिन इस तकनीक में इंसान को उस पल पर ध्यान लगाना होता है जब वो एहसास खत्म हो रहा हो। जैसे एक सांस अंदर आई और बाहर गई तो गॉन। बिल्कुल, एक तनावपूर्ण विचार आया और मन से निकल गया, गॉन। ये तो तुरंत राहत देने वाला तरीका है। हाँ, ये दिमाग को ट्रेन करता है कि कोई भी भावना, चाहे वो कितनी भी तीव्र क्यों ना हो, वो स्थायी नहीं है। टिम फेरिस ने भी ध्यान को समझाने के लिए एक बहुत ही शानदार एनालॉजी दी है। वो वॉशिंग मशीन वाली? हाँ, वो कहते हैं कि ध्यान कोई जादू नहीं है, ये बस एक वॉशिंग मशीन से बाहर निकलकर उसे बाहर से देखने जैसा है। बहुत सही उदाहरण है। जब इंसान भारी तनाव में होता है तो वो उस वॉशिंग मशीन के अंदर कपड़ों के साथ गोल गोल घूम रहा होता है। ध्यान उसे उस मशीन से बाहर निकालता है। या इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि युद्ध के मैदान में खाइयों में गोलियों से बचने की बजाय
पहाड़ी पर खड़े एक कमांडर की तरह स्थिति को देखना। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक सवाल है जो अक्सर महत्वाकांक्षी लोगों को परेशान करता है। क्या माइंडफुलनेस इंसान को बहुत अधिक शांत नहीं कर देती? मतलब क्या इससे वो आक्रामकता और सफलता की भूख कम नहीं हो जाती जो बिजनेस में जीतने के लिए जरूरी है? ये शायद माइंडफुलनेस को लेकर सबसे बड़ा भ्रम है। ध्यान इंसान के अंदर की आग को बुझाता नहीं है, ये उस आग को एक दिशा देता है। अच्छा, ये उसे कमजोर नहीं बनाता? बिल्कुल नहीं, इसे एक मेटा स्किल मानना चाहिए। मेटा स्किल मतलब एक ऐसा कौशल जो बाकी सब कौशलों को बेहतर करे? जब कोई ध्यान का अभ्यास करता है तो वो असल में किसी भी स्थिति और अपनी प्रतिक्रिया के बीच एक माइक्रोसेकंड का अंतराल बनाना सीखता है। मतलब वो रिएक्टिव होने से बच जाता है। सही कहा। वो हर छोटी मोटी बात पर भड़कने के बजाय अपनी ऊर्जा को वहां लगाता है जहां उसका सबसे ज्यादा असर होगा। तो एक तरह से वो अपनी भावनाओं का गुलाम नहीं रहता। और इसी वजह से वो कमजोर नहीं बल्कि और अधिक खतरनाक और प्रभावी बन जाता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को एक धागे में पिरोएं तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। बिल्कुल, सफलता कोई संयोग नहीं है। सुबह के दिनचर्या से जो स्पष्टता मिलती है वो इंसान को दुनिया के कंट्रोल से निकालकर खुद के कंट्रोल में लाती है। और वो स्पष्टता ऐसे सिस्टम बनाने में मदद करती है जो असफलता के झटकों को सह सकें। और इन सब को एक साथ बांधे रखने वाला जो गोंद है वो है ध्यान या माइंडफुलनेस, जो उच्च दबाव में भी टूटने से बचाता है। एकदम सही। सुबह की आदतें नियंत्रण देती हैं, सिस्टम लचीलापन देता है और माइंडफुलनेस मानसिक स्थिरता देती है। तो आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में ये चर्चा एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है। कैसा सवाल? देखिए, हम एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां ऑटोमेशन का बोलबाला होगा। मशीनें हमेशा इंसान से ज्यादा तेज सोचेंगी और काम करेंगी। गति की इस दौड़ में मशीनों को हराना तो नामुमकिन है। ये तो है। तो अगर दुनिया के 80% सबसे सफल लोग एक ही आदत साझा करते हैं, माइंडफुलनेस, और फिर भी हम ये कहते हुए इसे टाल देते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, तो असल में हमारी सफलता के रास्ते में कौन खड़ा है? समय की कमी या हमारी खुद की झिझक? बिल्कुल। क्या आने वाले समय में वही लोग दुनिया पर राज करेंगे जो इस अंधी दौड़ के बीच बस थोड़ी देर शांत बैठना जानते हो? कल सुबह बिस्तर से उठते ही वो एक सचेत सांस लेने से आखिर हमें कौन रोक रहा है? इस पर विचार जरूर करना चाहिए। बिल्कुल। तो इस विचार के साथ हम आज की ये विस्तृत चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। गहराई में उतरते रहें।